नमस्कार। आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारी इस श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात नौका सुरक्षा या कहें नौका दुर्घटनाओं से मुकाबले की। और जब हम नौका दुर्घटनाओं की बात करते हैं तो ये छोटी नौकाएं भी हो सकती हैं और बड़े यात्री जहाज भी। ये राफ्टिंग के बोट भी हो सकते हैं तो मालवाहक जहाज भी। अब जरा इन दुर्घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसके पीछे कारण और किस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो नाव दुर्घटना के जो कारण है उसमें क्षमता से अधिक सवारी, नाव पर भार का असमान बंटवारा, जहाज या नाव की डिजाइन में कमी या खराबी, रखरखाव में कमी, नदी की धारा या वेग का गलत अंदाजा लगाना नाविक के द्वारा, और खराब मौसम भी इसके एक बड़े कारण हैं। लेकिन इसको और थोड़ा हम समझते हैं कुछ इसके दूसरे पहलुओं को। तो अप्रशिक्षित नाविक समूह, ओवरलोडिंग, ये कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से, या जो विनियामक मानक हैं उनकी कमी, उनका लागू ना होना, दोषपूर्ण नौका का डिजाइन, मौसम पूर्वानुमान को दरकिनार या अनसुना करना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हमने देखी हैं इतिहास में। और भारत की अगर बात करें तो भारत और हर साल सैकड़ों इस तरह की खबरें छोटी बड़ी आती रहती हैं नौका दुर्घटनाओं की। और एक बड़ी घटना हुई थी ब्रह्मपुत्र में 2012 में, एक फेरी नाव हादसा हुआ था, 250 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम समझें तो नौका दुर्घटनाएं और उसकी सुरक्षा को लेकर कई विशिष्ट स्थिति है, जिसमें भारत एक तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो है देश है, और यहाँ 5700 किलोमीटर लंबे समुद्र तट है। देश के अंदर नदियों का जाल है, अंतर्देशीय नौवहन की विशेष तरह की स्थितियां हैं, और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण जल स्तर में काफी उतार चढ़ाव होता है। ये एक बड़ा कारण है। देश भर में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, नौवहन का इस्तेमाल बहुत होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई करीब 3400 किलोमीटर तक है, और इसका मतलब है कि काफी बड़ी संख्या में लोग नाव में यात्रा करते हैं। अलग अलग वजहों से मालों की ढुलाई भी होती है। तो कई वजह हैं, और हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कारण हैं और क्या उपाय किए गए हैं पिछले सालों में, हम इसकी भी बात करेंगे, और क्या आने वाले वक्त की रणनीतियां हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, इस पर चर्चा के लिए। और हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, हैं एनडीएमए के सदस्य हैं। हमारे साथ रणदीप राणा साहब हैं, उप महानिरीक्षक एनडीआरएफ। और हमारे साथ एसवी के रेड्डी साहब हैं, मुख्य अभियंता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले अगर राजेंद्र सिंह जी आपसे ये समझना चाहें, हम जानते हैं जब जब आपदाओं की बात करते हैं तो मोटे तौर पे हम उसको प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं, लेकिन नौका दुर्घटनाओं, नौका सुरक्षा के संदर्भ में इसे किस श्रेणी में आप डालते हैं और क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने भी कहा है कि आपदाओं के बारे में आपने जो भी जिक्र किया है, अगर हम देखें कि 2005 से जब से एनडीएमए का गठन हुआ है, हमारे मुख्य उद्देश्य जो रहे हैं वो है कि आपदाओं का सामना कैसे करें, उनको असर को कैसे कम किया जाए, और भविष्य के लिए अपने को कैसे उसको जो है अपने को बचाया जाए। इसके लिए हमने इस एक्ट के तहत 2005 जो एनडीएमए एक्ट है उसके अनुसार हमने हर राज्य को, हर मंत्रालय को और हर विभाग को उनसे अनुरोध किया है, उनको प्रोत्साहित किया है कि अपने अपने यहाँ अपना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए। दूसरी चीज, जहां 2005 से और 2020 तक हम देख रहे हैं, जहां एक और औद्योगिक क्रांति जो चल रही है, जिसको डेवलपमेंट के बयार हम जो कह रहे हैं, हमने सभी से अनुरोध किया है, राज्य से और मंत्रालयों से, कि जब भी वो अपने किसी बड़ी योजना और परियोजनाओं को बनाते हैं तो उसमें विशेषकर DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर विशेष ध्यान दें, ताकि उनसे भी भविष्य में बचा जा सके।
इसके अनुसार जो मुख्य काम हम लोगों ने किया है, 2016-2019 में जो द्वितीय संस्करण हमारा आया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया है 2019, उसको हमने हर राज्य के साथ, हर मंत्रालयों के साथ, हर विभाग के साथ उसको साझा किया है और उसमें अनुरोध किया है हर विभाग से कि इसके अनुसार अपनी आपदा नीति बनाए और उसको अमल में लाए। और 2005 के एक्ट के अनुसार ही हम लोगों ने, जहां एक राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है, हमने हर राज्य को एसडीएमए बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और हर राज्य ने अपना अपना एसडीएमए बनाया है और हर एसडीएमए ने अपने अंतर्गत जितने भी जिले हैं, आपदा ग्रसित जो जिले हैं, उसमें अपना अपना डीडीएमए बनाया, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया है, वो भी उन्होंने जो है बनाया है जी। इसके साथ ही 2014 से पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा हमेशा रिस्पांस, रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा जोर रहता था, लेकिन 2014 के बाद हम लोगों ने प्रिवेंशन, बचाव के लिए, मिटिगेशन, उसका कम असर कैसा हो, प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी कैसे है और कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमताओं इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे, ऊपर विशेष हमने जोर दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। ऐसी ही एक गाइडलाइन राजेंद्र सिंह जी, अभी कार्यक्रम में और हम इसके पहलुओं की बात करेंगे, एक बार में सारी बात करने के बजाय उसको टुकड़ों में बात कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि 2017 में हमने एक गाइडलाइन इशू की है बोट सेफ्टी के ऊपर। वो बोट सेफ्टी के ऊपर जो गाइडलाइन सितंबर 2017 में इशू की है, वो सिर्फ 14,500 किलोमीटर इनलैंड वाटर की नहीं है, वो 7,500 किलोमीटर जो कोस्टल एरिया है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, उसके अनुसार हमने जो है इस गाइडलाइन को इशू किया है और उसको भी हमने हर राज्य और हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया है। और जैसे आपने बताया है अभी कि ओवरलोडिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट, मौसम की जानकारी, इन सब बातों का उसमें समावेश है और हर जिला स्तर पर जो है हमने इसको शेयर किया है। जी, बहुत विस्तार से आपने सारी बातों को रखा। और रेड्डी साहब, अगर आप हमें यह समझाएं, क्या भारत की एक विशिष्ट स्थिति है, एक तो प्रायद्वीपीय देश होने के नाते, भौगोलिक स्थिति होने के नाते, नदियों का बड़ा जाल है, और जो आंकड़े अभी बता रहे थे अभी हमें राजेंद्र सिंह जी कि 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य इस तरह के हमारे पास स्थितियां हैं, इस तरह के नहर, नदियां और तमाम स्थितियां हैं। तो क्या भारत की स्थिति जो है एक अलग है, विशिष्ट है, और उसकी वजह से ही हमें इस तरह की दुर्घटनाओं, समस्या पे जो है ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और उस पर किया जा रहा है काम? 14,500 किलोमीटर के वाटरवे में हम लोग पूरा सर्वे करके कौन सी नदियां वाटरवे के नेविगेशन के सूटेबल है, वो सर्वे के हिसाब से हम लोग डिसाइड करके पार्लियामेंट में करके डिक्लेयर करते हैं तो ये पर्टिकुलर वाटरवे नेविगेशन के सूटेबल है, इसको नेशनल वाटरवे के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ऐसी तो 2008 तक हमारा पास 5 नेशनल वाटरवे था। नेशनल वाटरवे 1 है गंगा, हुगली, भगीरथी रिवर सिस्टम है फ्रॉम सागर आइलैंड्स इन वेस्ट बंगाल से इलाहाबाद यूपी तक है। देन नेशनल वाटरवे 2 ये रिवर ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसका स्ट्रेच है बांग्लादेश बॉर्डर नियर धुबरी से लगभग डिब्रूगढ़ इन द अपर रीचेस ऑफ असम तक 90 किलोमीटर है। देन नेशनल वाटरवे 3 इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केरला में इज अबाउट 205 किलोमीटर इन द वेस्ट कोस्ट कैनाल रूट में। ये कोच्चि बोल के एक जगह है इन द नॉर्थन केरला से उधर से कोट्टापुरम एंड देन अप टू कोल्लम तक इन द सदर्न में, इंक्लूडिंग उद्योगमंडल चंपकरा कैनाल में। और नेशनल वाटरवे इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में गोदावरी, कृष्णा रिवर सिस्टम है, इंक्लूडिंग कैनाल सिस्टम, बकिंगम कैनाल, काकीनाडा कैनाल, येलूर कैनाल, ये सभी सिस्टम। देन नेशनल वाटरवे 5 इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन रूप में ईस्ट कोस्ट कैनाल रूप में। ये 5 वाटरवे 2008 तक डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ये वाटरवेज में कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इकोनॉमिकल है, कितना पोल्यूशन फ्री है, ये सभी फैक्टर्स कंसिडर करके 2014 में
106 मोर नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। जी। ये 2006 में 2014 में डिक्लेयर करने 2016 में डिक्लेयर करने के बाद हम लोग इस पूरा वाटरवे के एक फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर दिया था। इसमें जो जो क्या है जी बिल्कुल। फीजिबल है, जो नॉट फीजिबल है, इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स करके अभी तो हम लोग तो एक डिसाइड किया था around 22 waterways are fit for navigation out of these 106 new waterways. जी So इसके रूप में ये phased manner में developmental activity start बिल्कुल। किया गया है। So ये 5 national waterways operational है। इसके बाद सुंदरबंस वाटरवे इन वेस्ट बंगाल, देन रूपनारायण वाटरवे इन वेस्ट बंगाल, देन ये वेस्ट कोस्ट में 2-3 वाटरवे, ये सभी स्टार्टिंग प्रोसेस में स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल। आई थिंक शॉर्टली विल बी ऑपरेशनल एंड ये एक बार हम लोग वाटरवेज रूप में ऑपरेशनल स्टेटस में ला के स्टार्ट करने के बाद वी विल अंडरटेक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके इसके अंदर हम लोग एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट प्लान भी हम लोग इंक्लूड करके असेस करेगा। अगर इन केस नेविगेशन में कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ क्या कहते हो क्या करना। सी एक्ट के हिसाब से आईडब्ल्यू का रोल है कि प्रमोट नेविगेशन एंड फॉर्म द रूल्स ऑफ रोड नेविगेशन, बट ये सेफ्टी एस्पेक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन द ऑपरेशंस एंड ऑल इट इज नॉट इन द एम्बिट ऑफ आईडब्ल्यू। ये वंस ऑपरेशन सर्विसेज होगा तो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट आईवी एक्ट बोल के, आईवी एक्ट 2007 देयर इज वन मोर एक्ट, इसके अंदर जो रूल ये फंक्शंस डिस्क्राइब किया गया है, कौन सी एजेंसी, लॉट ऑफ एजेंसीज। जी रेड्डी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार में हम लंबी बात ना करें, टुकड़े टुकड़े में बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दर्शकों के लिए भी वो ठीक रहेगा। एक बार में बहुत लंबा बोलना शायद अच्छा नहीं है। ठीक है। रणदीप साहब, अब ये बताएं, एक बड़ी भूमिका एनडीआरएफ की है और जिस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं, गाइडलाइंस हैं, और जिस तरह से अभी रेड्डी साहब बता रहे थे कि वो अपनी तरफ से जिस तरह की नौवहन को लेकर स्थितियां ठीक करने की कोशिश में लगे हैं, क्या आमतौर पर समस्या आती है और क्या आमतौर पर समस्या जमीन पर रहती है जिसकी वजह से बचाव कार्यों, और क्या इसको लेकर पिछले सालों में स्थितियां ठीक हुई हैं? कि जहाँ पे बोट कैप्साइज या बोट रिलेटेड एक्सीडेंट्स की बात अगर हम करें तो इसको दो कैटेगरीज में मुख्य तौर पे रख सकते हैं। एक तो अभी जो मिस्टर रेड्डी बात कर रहे थे, जो एक सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन थ्रू यूज ऑफ वाटरवेज, उसमें अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो लगभग ना के बराबर होता है। उस तरह के भी एक्सीडेंट्स होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और एनडीआरएफ जब भी कोई बड़ा बोट कैप्साइज इंसिडेंट होता है उसमें एनडीआरएफ रिस्पॉन्ड करती है। और हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी बोट कैप्साइज इंसिडेंट्स हमारे देश में होते हैं जिसमें लोगों की जान बचाने की जरूरत पड़ती है, वो लगभग सारे के सारे, अगर मैं कहूं कि 90% एंड अबाव ऐसी बोट कैप्साइज होती हैं जो फेयरिंग का काम करती हैं, रिवर क्रॉसिंग का काम करती हैं, या किसी विद इन द रिवर एक आइलैंड पे लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो चाहे वो पर्पस फेरी का कुछ भी हो, लेकिन 90% से ज्यादा इंसिडेंट ऐसे बोट कैप्साइज के होते हैं जो मेजर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है बट फेरिंग करती है। जी। और इसका मुख्य कारण जो हम लोगों को समझ में आया, क्योंकि जब भी हमारी टीम बोट कैप्साइज में रिस्पॉन्स पे जाती है, ऐसे लोगों से बात करने का हमें बहुत मौका मिलता है जो उसमें खुद विक्टिम होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं। जी। ऐसे लोग जो उन बोट्स को ऑपरेट करते हैं, उनका जो स्टाफ है, उन बोट्स पे काम करने वाले लोग हैं, उसी तरह की दूसरी बोट जो उस घाट पे ऑपरेट करती हैं, उनसे बात करने का मौका हमारे टीम के सदस्यों को बहुत मिलता है। जी। और उनसे बात करने से जो एक मुख्य तौर पे बात निकल कर आती है, जितनी भी गाइडलाइंस इशू की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, एनडीएमए ने की है, स्टेट गवर्नमेंट ने की है, जी बिल्कुल, उन लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम होती है। और ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, एक बड़ा हर्ष का विषय है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इस तरह की जानकारी
दूर दराज के लोगों तक भी पहुंचने का एक ये बहुत बिल्कुल। अच्छा प्रयास है। हम्म, और दूसरा जो मुख्य कारण मैं मानता हूं हम्म, वो जो रीइंफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बोट सेफ्टी गाइडलाइंस को चेक करने की जिनकी जिम्मेवारी है, मुख्य तौर पे वो अपना काम सीमित रखते हैं हम्म, बड़ी बोट्स तक, जो ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई हैं, हम्म, या हम्म, जो ऐसी बोट्स हैं जहां पे ज्यादा पैसेंजर्स का एक आना जाना रहता है एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटी बोट जो कैप्साइज होती है, जो फेरिंग के काम में लगी हुई है, जी, आमतौर पे चेकिंग एजेंसीज का ध्यान इनकी तरफ नहीं जा पाता है। ठीक है, बहुत और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप राजेंद्र सिंह जी। और राजेंद्र सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एक बात सामने आ रही है, 2017 में भी विस्तार से आप लोगों ने नौका सुरक्षा, नौवहन सुरक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान।